हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो मैं ब्रजेश कुमार आपका नीट की पीवाईक्यूज की क्लास में स्वागत करता हूँ। सो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। सो मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो आप नोटबुक पेन लेके रेडी रहिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रोवाइड करूं वो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम दो चैप्टर्स के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कुछ पीवाईक्यूज उसके, और बाकी हम रिमेनिंग पीवाईक्यूज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम कुछ टॉपिक्स जो बेसिकली रिलेटेड होंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे आपके अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसके अलावा किस तरीके से फिलिंग की जाती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है, मैं इन पॉइंट्स को रिकॉल करूंगा। उसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की पॉइंट्स को रिकॉल करूंगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे हमारे नीट के पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि डेफिनेटली अमेजिंग होगी। सो होप सो आप सभी रेडी हैं अभी। तो देखिए, पहले मैं आपको क्विकली रिकॉल कर देता हूं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक इन थ्योरीज के चैप्टर्स में, कि सारी चीजें जो हैं वो मैटर से बनी हुई हैं। राइट, शुरुआत में हम ये पढ़ते हैं, फिर हमने बोला कि मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम, और हमने बोल दिया, हमने नहीं मतलब जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर कुछ फर्दर रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और पता लगा एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, मतलब एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। बेसिकली हमने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने इनका चार्ज, मास तीनों का पढ़ा, इनकी डिस्कवरीज किस तरीके से हुई, कौन कौन से मॉडल ऑफ एटम आते हैं, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, और फिर आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके अलावा जो पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो कर सकता है, और पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी। तो इस तरीके से डुअल नेचर ऑफ मैटर शो हो सकता है, उसका बिहेवियर हमने देखा, डी ब्रोगली इक्वेशन देखी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, हमने स्पेक्ट्रम देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, उसके बाद हमने लिमिटेशंस देखी सभी की, सभी मॉडल ऑफ एटम्स की, जैसे बोहर मॉडल की, रदरफोर्ड की, जे थॉमसन की, ये सारी बातें हम डिस्कस करी। फिर हमने एक हमारा क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बारे में देखा। मैंने उसकी सिंप्लीफाइड आपको क्या दिखाया, फॉर्मूला दिखाया, एस आई इज इक्वल टू ई साई, जहां पे एच क्या है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ई क्या है आपका एनर्जी, साई क्या है आपका वेव फंक्शन। आप या फिर बोल सकते हो ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। साई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से वेव फंक्शन, मतलब आप इसको बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। अब जो समझने वाली बात आती है वो ये है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हमने कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। हमने ये डिस्कस किया था कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, बेसिकली चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये एक तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस की तरह काम करते हैं। पोस्टल एड्रेस से आप क्या समझ सकते हैं, पोस्टल एड्रेस से आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होती है, फिर अगर विलेज है या सिटी है या हाउस नंबर होगा, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा और इस पते पर आप आसानी से जा सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी एक पर्टिकुलर एड्रेस है, कहां पर उसकी पोजीशन है, किस ऑर्बिटल में, किस सबशेल में, किस सेल में है, समझ रहे हो। तो बेसिकली चार क्वांटम नंबर्स हैं, एन, एल, एम, एल। पहले तो तीन के बारे में ही पता लगा था, बट ये तीन क्वांटम नंबर प्रॉपरली किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पा रहे थे, तो एक क्वांटम नंबर और चाहिए था जिसको बोला गया स्पिन क्वांटम नंबर, जो दो ही बातों को बताता है, या तो स्पिन प्लस हाफ होगी या स्पिन माइनस हाफ होगी, मतलब या तो स्पिन क्लॉकवाइज होगी या स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अगर स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में पता लग गया, तो एमएल क्या बताता है, एमएल हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। एमएल क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ये बात कैसे बोली मैंने, ये बात मैंने कुछ इस तरीके से बोली कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एल सब शेल है, एल इज सबसेल, नो, एल की वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग सबसेल बोला जाता है सिंबल सबसेल का एस। एल की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा पी, एल की वैल्यू 2 होगी तो उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा क्या, बताइए, डी। एल की वैल्यू 3 होगी तो बोला जाएगा क्या, एफ। एल की वैल्यू 4 होगी तो बोला जाएगा क्या, जी। एल की वैल्यू 5 होगी तो बोला जाएगा क्या, एच। अगर एल की वैल्यू 0 है
तो मैं आपको बता देता हूँ जो ml की वैल्यू है वो l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ml को स्मॉल m भी बोल देते हैं कई बार, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ms को s भी बोल देते हैं, ठीक है। ml इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ms इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इस l पर डिपेंड करती है। सो व्हाट इज दिस l? l हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पर, जिसकी वैल्यू होगी 0 to n-1। इसका मतलब ये हुआ कि एल कभी भी एन के इक्वल नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी एल एन के इक्वल मिल रहा है तो वो गलत है। फिर एन क्या है? एन तो मेन क्वांटम नंबर है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये एनर्जी ऑफ द शेल बताएगा। इसके अकॉर्डिंग हम रेडियस बता पाएंगे, वेलोसिटी बता पाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो ये मेन शेल है। क्या है ये? मेन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से सब शेल को। किसको? सब शेल को, ठीक है जी। एमएल की वैल्यू जो मैंने बताई थी वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता दी। किस तरीके से? अगर एल की वैल्यू 0 है, जो एमएल की वैल्यू होती है वो होती है -L से लेके चलिए 0 तक, फिर जाइए +L तक। -L का मतलब यहां भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ए की वैल्यू आई 0। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं अगर मैं s में, तो वो हमारे होंगे कितने? क्विकली बताइए। सिर्फ 1। जितनी वैल्यू उतने ऑर्बिटल्स। अगर मैं 1 पुट करूं तो -1, 0 और +1 कितनी वैल्यूज आई? 3 वैल्यूज आई। ऑर्बिटल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑर्बिटल्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे ये p के 3 ऑर्बिटल्स होगी, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी p के 3 ऑर्बिटल्स होगी बॉक्स फॉर्म में और इस गोले की फॉर्म में, या फिर कुछ बुक्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाइंस की फॉर्म में। ये सभी डीजनरेट है। अभी सभी क्या है? डीजनरेट। अब डीजनरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना। डीजनरेट वर्ड का मतलब होता है सेम एनर्जी। डीजनरेट वर्ड का मतलब क्या है? सेम एनर्जी लेवल या सेम एनर्जी। इन सभी की क्या है? सेम एनर्जी। अगर मैं डी में पूछूं तो कितने ऑर्बिटल होंगे? क्विकली जवाब दीजिए आप सभी। मैंने आपको बता दिया डी के लिए एल की वैल्यू 2 है और एमएल क्या होगा? -L से +L। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करता है। यस, रिप्लाई इन द चैट। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं एल के 2 वैल्यू के लिए एमएल की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। मतलब मैं आपसे ओवरऑल अल्टीमेटली ये पूछ रहा हूं कि डी के कितने ऑर्बिटल्स होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आप पुट करेंगे -2, फिर आप जाएंगे -1 की तरफ, फिर 0 आएगा, फिर +1 आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आ गए डी में। एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो आप यहाँ पे देखेंगे 7, यहाँ पे आप देखेंगे 9, फिर 11 चलेगा। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल्स बता सकूं? अगर एल की वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल आप कर दीजिए 2l + 1। इससे आपको पता लग जाएंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल के लिए कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन बातों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिवाइडेड इनटू शेल्स। भाई शेल्स को बेसिकली हम जो छोटी ग्रेड्स में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं KLMNOP एंड सो ऑन, इस फॉर्म में पढ़ते हैं। बट एक्चुअली में उन शेल्स के अंदर भी फर्दर सब शेल्स होती हैं। शेल्स के अंदर क्या होती है? सब शेल। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक बैग है, बैग के अंदर हमारी बुक्स हैं, बुक्स के अंदर पेजेस हैं और पेजेस के अंदर वर्ड्स हैं। क्लियर? तो शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हम पढ़ते हैं, राइट, और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जैसे कि हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n²। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आ जाते हैं, यहाँ पे 8 आ जाते हैं, यहाँ पर 18 आ जाते हैं, यहाँ पर 32 आ जा सकते हैं, और आप किसी भी पर्टिकुलर n वैल्यू के लिए ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें एक सॉल्यूशन दिया और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें क्या बताया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधा मूव करता हूं किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन फिलिंग की तरफ। कि कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिवाइडेड इनटू शेल्स, किस तरीके से डिवाइड करेंगे और उसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, उन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, द शेल्स इन टर्न्स आर थॉट टू कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सबशेल्स एंड सबशेल्स आर एज्यूम्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, which the electrons occupy, while for hydrogen and hydrogen like system
हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और उसके जैसा जो सिस्टम होगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला जो सिस्टम होगा, जैसे कि He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव, एटसेट्रा, ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन द गिवन शेल हैव सेम एनर्जी। मैंने आपको कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हमें सिर्फ N की वैल्यू देखनी होती है एनर्जी वाइज, L की वैल्यू नहीं देखनी होती। अगर N सेम है तो डेफिनेटली उनकी सेम एनर्जी होगी, मतलब ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन ए गिवन शेल हैव सेम एनर्जी। The energy of the orbitals in multi-electron atoms depend upon the value of N and L both, but in case of single electron species या हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ N पर, नॉट L पर। ठीक है, L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। The lower the value of N plus L for multi-electron species for an orbital, lower is its energy। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 3D और 4s में से किसकी लोअर एनर्जी, तो आप कहेंगे इसके लिए L की वैल्यू तो 0 1 2 मतलब 2 होगी भाई, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और N की वैल्यू 3 है, तो मतलब N plus L आ गया 5, और इसके लिए L की वैल्यू आप कहेंगे 0 है और N की वैल्यू 4 है, तो H की वैल्यू आ जाएगी N plus L 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कम है और 5 ज्यादा है, मतलब 4s की एनर्जी कम है और 3D की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है, यही होता है। हेलो एवरीवन, हेलो। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ठीक है, आपको क्विक आंसर्स करने हैं। मैं आपको एक बार क्विकली एंटायर चैप्टर की समरी प्रोवाइड कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर देता हूं, ताकि क्वेश्चंस करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम किस बात की आएगी? प्रॉब्लम इस बात की आएगी, मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ को याद हो सकता है किसी को याद ना हो एकदम से। अगर मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा तो आप उस क्वेश्चन को करते टाइम देखते ही आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा, अभी तो पढ़ गए हैं, और आप इजीली उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आंसर सही है और हो सकता है आंसर गलत है, इस बात की हमें परवाह नहीं करनी है, हमें अभी आंसर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप सभी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गलती कहां हुई है और सही कहां है। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अप्रोच लगाना सीखिए। अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, जब आप अप्रोच लगाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप ये भी सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट लगाने के बाद कि आंसर सही कैसे आएगा, है ना? तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए नीट PYQ सेशंस को अटेंड करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम N plus L। मैं आपको बता चुका हूं, अगर सेम N plus L है तो आपको लोअर वैल्यू ऑफ N चेक करना है। द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ N हैज द लोअर एनर्जी। In an atom, many such orbitals are possible and electrons are filled in those orbitals in order of increasing energy in accordance with Pauli's exclusion principle। क्या कहता है Pauli's exclusion principle? Pauli's exclusion principle कहता है कि no two electrons can accommodate the, क्या कह रहा है? No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। Pauli's exclusion principle कह रहा है कि अगर मैं एक ही ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, या इसी ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं, या इसी ऑर्बिटल में मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, तो कौन सा सेट करेक्ट है? तो वो कह रहा है ना तो ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, सिर्फ ये करेक्ट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 3D में होंगे 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 को मुझे बताएगा कि D में कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये D के 5 ऑर्बिटल हैं, बताइए कौन कौन से। एक्चुअली में तो आप अपनी हायर ग्रेड्स में जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता लगेगा डी में 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और DZ² बना लेते हैं, तो हमें इसलिए DZ² पढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी मैं उस बात में डिटेल में नहीं जाऊंगा। DZ² को हम इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी घूमती रहती है, यहाँ पर भी। ठीक है, ये हमारी अगर Z एक्सिस है तो ये DZ² है। मैं पॉइंट पे आता हूं। मैं पॉइंट ये है कि 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके, मैं यहां पर लिख देता हूं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और आपका होता है DZ²। अगर हमें ये पता लग गया कि हमारे 5 ऑर्बिटल्स इसमें हैं, मान लीजिए ये DXY, ये DYZ, ये DZX, उसके बाद DX² - Y² DZ² मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपनी कुछ वैल्यू होगी ml की। ठीक है, मैंने क्या किया, DZ² ले लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है,
मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, या फिर चलो पहले में इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के रख दिए, तो आप मुझे बताइए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और ये इलेक्ट्रॉन सेकंड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के लिए n की वैल्यू बताइए 3, l की वैल्यू बताइए 0 1 2, बिल्कुल d में है। ml की वैल्यू बताइए क्विकली, मान लीजिए इसकी वैल्यू -1 है, तो ml की वैल्यू कितनी, -1। मुझे इसके लिए n की वैल्यू बताइए 3, l की वैल्यू बताइए 2, ml की वैल्यू बताइए -1। पॉलीज ने क्या कहा, अगर मैं इसके ms देखता हूं तो वो +½ और इसका ms देखता हूं तो वो +½ पॉलीज ने यह कहा कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते। ये किसने कहा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। अगर ऐसा कहा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनकी स्पिन अपोजिट करनी होगी, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हुंड्स ने कहा था, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ठीक है, तो हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है, या फिर आप ये कह सकते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और दूसरी बात, पहले हमें क्या करना होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे और फिर हमें पेयरिंग स्टार्ट करनी होगी। पहले हमें क्या करना होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस until unless all the orbitals, all the degenerate orbitals are singly filled। जब तक उन्हें सिंगल सिंगल फिल ना कर दिया जाए तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। वो हुंड्स का रूल था। पॉलीज पे वापस आते हैं, तो ये चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो चुके हैं, इसलिए हमें एक की स्पिन अपर और एक की स्पिन लोअर रखनी होगी। आप किसी की भी स्पिन अपर और किसी की भी लोअर रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, सभी एक जैसे दिखते हैं, तो हम उनको इस तरीके से नहीं कहेंगे कि ये ऊपर और ये नीचे ही होगा। क्लियर, तो आप एक ऊपर और एक नीचे रख सकते हैं, एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। क्लियर, एक की स्पिन +½ हो जाएगी और एक की स्पिन क्या हो जाएगी, -½ आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। इसी तरीके से ऑब्बाउ प्रिंसिपल आ जाता है और हमारा कौन आ जाता है, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस, belonging to the same subshell, या फिर आप कह सकते हैं belonging to the degenerate orbitals does not take place until unless each orbitals belonging to that subshell has got 1 electron each। मतलब जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए, it means singly occupied। This forms the basis of the electronic structure of the atoms। This form the basis of the electronic structure of the atoms। पॉलीज ने क्या कहा, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक स्पिन के एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट द सेम स्पिन। ठीक है, उसके बाद हुंड्स आ गया और ऑब्बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इन एनर्जी होगी। ऑब्बाउ का डायग्राम भी बनाना बहुत इजी है। अगर मैं कहूं ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा, S, P, D। मैंने 7 क्यों लिखा, क्योंकि जब आप 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि 7 तक फुल से हो चुके हैं। राइट, 7 तक क्या हो चुके हैं, फुल। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट बात पर। मोल कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी और बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी को अगर आप लाइन टू लाइन रीड कर लेंगे और सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली नीट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बट क्वेश्चंस में अप्रोच लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड होती है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें और बुक्स से हम ले सकते हैं, रेफरेंस बुक्स से यूज कर सकते हैं। क्लियर, जी एग्जाम के लिए हमें एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल तक जाना होता है। क्लियर, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमें पता है 1 में सिर्फ 1s होता है, 2s और 2p होता है, 2 में 3 में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 4 में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है, 5 में 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, और क्या 5G हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू अगर 0 है, देखो मैं बता देता हूं, तो s 1 है तो मैं बता देता हूं p, अगर 2 है तो मैं बता देता हूं d, अगर 3 है तो मैं बता देता हूं आपको f। बिल्कुल ठीक बात।
और 4 है तो मैं बता देता हूँ जी, तो n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 4 हो सकती, n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। तो 5G भी हो सकता है, बट हम 5G को नहीं लिखेंगे, अब मैं आगे भी नहीं लिखूंगा, बाकी आप कंटिन्यू इस तरीके से कर सकते हैं 5D और 5F, जैसे कि 6S हो गया, 6P हो गया, 6T हो गया, 6F हो गया, 7S हो गया, 7P हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से चलेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1s में, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे 2s में, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। आपको सिर्फ ये एरो फॉलो करनी है, कौन सी एरो, ये वाली एरो, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या जाएगा 3s, तो 2p को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो जो ये एरो आएगी निकलते हुए वो इससे आएगी, इससे, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद 3s के बाद आपका आ जाएगा 3p, और 3p के बाद आ जाएगा 4s, और 4s के बाद चलेंगे सीधा 3d पर, और इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेंगे। फिर कौन आ गया 3d के बाद 4p, 5s एटसेट्रा, तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे सो ऑन। ये ऑपाउस कहता है, ऑपाउस कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, किसमें फिलिंग करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम हुंड्स पढ़ लिया, हमने पॉलीज पढ़ लिया, हमने ऑपाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ, जैसे कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, उनका रीजन मैं आपको बता चुका था प्रीवियस क्लास में भी, एक बार क्विकली रिकॉल भी कर लेते हैं उस पॉइंट को। हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल इसलिए ज्यादा होते हैं, एक तो इनका कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, जल्दी से बताइए, इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है डेफिनेटली सिमेट्रिकल, इक्वल एकदम। हाफ फील्ड की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, और अगर फुली फील्ड की बात करें तो ये भी कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम सिमेट्रिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम एक्सचेंजेस दिखाएंगे हाफ फील्ड और फुली फील्ड में, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज एनर्जी जहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होंगी, जितने ज्यादा एक्सचेंज उतने ज्यादा स्टेबल।